क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट की एलिजिबिलिटी को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन है कुछ एक बेईमानों की वजह से, जो या तो एसएसआरबी के मुलाजमीन को फ़ोन कॉल पर लेते हैं या हम जर्नलिस्टों को फ़ोन कॉल पर लेते हैं और उसके बाद बिना बताए, बिना परमिशन लिए उन फ़ोन कॉल्स को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुपों में उनकी एडिटिंग करके उन कॉल रिकॉर्डिंग्स को शेयर करते हैं। मकसद एडिटिंग करने का क्या है? मकसद एडिटिंग करने का मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना, बच्चों में कन्फ्यूजन डालना और इतना कन्फ्यूजन पैदा करना, इतना डर और खौफ पैदा करना कि बच्चे बजाय पढ़ाई करने के सुबह से लेकर शाम तक इधर से उधर यूट्यूब के चैनलों के ऊपर, फेसबुक के पेजेस के ऊपर जाकर ये इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं कि जी क्या ग्रेजुएट्स क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। एसएसआरबी इस मामले में क्या कहती है, वो एसएसआरबी का ऑफिशियल स्टैंड है, लेकिन एक पत्रकार की समझ क्या कहती है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा। किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जब आप फॉर्म फिलअप करते हैं, फॉर्म फिलअप करते समय आपको एलिजिबिलिटी कंडीशन मालूम होती है। आप उस एलिजिबिलिटी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिलअप करते हैं। जब आपने फॉर्म फिलअप किया, जिस रिक्रूटमेंट एजेंसी ने आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया है, जब तक वो रिक्रूटमेंट एजेंसी आपके फॉर्म को रिजेक्ट नहीं करती, तब तक आप उस रिक्रूटमेंट के इम्तिहान में बैठने के एलिजिबल हैं। क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं, आप लोगों ने अप्लाई किया है, अभी तक आपके रोल नंबर्स नहीं आए हैं, तो जब तक आपके रोल नंबर नहीं आते तब तक ग्रेजुएट एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है, इस पर बहस करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपके रोल नंबर आ जाएंगे तो आपको खुद क्लियर होगा कि आपने चूंकि क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के लिए 10वीं और 12वीं मैक्सिमम क्वालिफिकेशन आपकी 12th है, 12वीं की बेसिस पर आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं। अगर आपने 12वीं की बेसिस पर फॉर्म भरे हैं और आप मास्टर्स हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आपको नौकरी 12वीं की बुनियाद पर मिलेगी। इस बात को आपको समझना होगा। इसका मतलब क्या है? आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप पीएचडी हैं, लेकिन आप क्लास फोर्थ की मुलाजमत मांग रहे हैं और आप क्लास फोर्थ की रिक्रूटमेंट के इम्तिहान में 12वीं की बेसिस पर बैठे हैं, तो आपको जो नौकरी मिलेगी वो 12वीं की बेसिस पर ही मिलेगी। अब आपने कहा ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है, पोस्ट ग्रेजुएट एलिजिबल नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि जी मैं ग्रेजुएट हूं, आपको याद होगा कि जब आपने फॉर्म फिलअप किया था, उस समय आपसे वहां पूछा गया था कि आप ग्रेजुएट हैं, क्या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं आया है जो प्रावधान आपको रिक्रूटमेंट के लिए इनएलिजिबल इस बुनियाद पे करता हो कि आप ग्रेजुएट हैं या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। वजह क्या है उसकी? वजह यह कि आपने 12वीं की बेसिस पर नौकरी मांगी है और आप खुद ये कहते हैं कि जो मेरी हायर क्वालिफिकेशन है, पीजी है, ग्रेजुएट है, मैं उस बेसिस पर कुछ नहीं मांग रहा। और वो जो आपकी हायर क्वालिफिकेशन है, उस हायर क्वालिफिकेशन की वजह से ना आपको कोई बेनिफिट्स मिलेंगे, ना आपकी कल प्रमोशन होगी और ना ही प्रमोशनल एवेन्यूज आपके इस वजह से बढ़ जाएंगे क्योंकि आप पीएचडी हैं या आप मास्टर्स हैं। आप क्लास फोर्थ में जिस पोजीशन के लिए आपको रिक्रूट किया जाएगा, आपको वही काम करना होगा। यह बात आप दिमाग में बिठा लीजिए। और दूसरा, एसएसआरबी अगर स्टूडेंट्स के फॉर्म्स को रिजेक्ट करती है या आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट करती है, तो वो रिजेक्शन की इंफॉर्मेशन भी बाज़ाब्ता अखबारों में आएगी। उसकी इंफॉर्मेशन आप तक आएगी कि जनाब आपका फॉर्म इन वजूहात की वजह से रिजेक्ट किया गया है या आपके फॉर्म में ये कमियां पाई गई हैं जिस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जा रहा है। आपको अपील करने का हक होगा। यह रिक्रूटमेंट का जाब्ता पूरे ऑल ओवर इंडिया है और यही रिक्रूटमेंट का जाब्ता जम्मू कश्मीर में भी है। पब्लिक सर्विस कमीशन की जब रिक्रूटमेंट होती है, रिक्रूटमेंट से पहले जब एप्लीकेशन फॉर्म लोग फिलअप करते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर उनकी एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट्स की कमी है, जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, वो एलिजिबिलिटी कंडीशंस को अगर वो फुलफिल नहीं करते, तो बाज़ाब्ता उनके नाम अखबारों में आते हैं। उन्हें इंटीमेट किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है कि आपके फॉर्म में ये कमियां पाई गई हैं। क्योंकि तमाम रिक्रूटमेंट एजेंसीज ये बखूबी जानती हैं कि कोई भी स्टूडेंट जो फॉर्म फिलअप करता है वो फीस पे करता है।
फीस पे करने के बाद वो ये तवक्का और उम्मीद रखता है कि जो फॉर्म उसने फिलअप किया है उस इम्तिहान में बैठने की उसको इजाजत दी जाएगी। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए कि कल लिटिगेशन ना हो, ये बच्चे कोर्ट न चले जाएं, हर रिक्रूटमेंट एजेंसी ये करती है कि अगर एलिजिबिलिटी को लेकर कोई परेशानी है किसी स्टूडेंट की एप्लीकेशन फॉर्म में, तो उस परेशानी को वाजे किया जाता है ताकि स्टूडेंट बाद में ये ना कहे कि जनाब मुझे तो आपने इन्फॉर्म ही नहीं किया कि इस इम्तिहान के लिए मैं एलिजिबल नहीं हूं। एसएसआरबी हो, जम्मू कश्मीर की सरकार हो या अलग अलग विभाग हो, सभी विभाग एक बात तो बिल्कुल साफ तौर पर बयान कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमने क्लास 4 की रिक्रूटमेंट में 12वीं तक इसलिए रखा था ताकि हम क्लास 4 तक उन बच्चों को रिक्रूट करते जिनकी नौकरी लगने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। 10वीं और 12वीं जिन लोगों ने किया है, जो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें लगता है कि अब उन्हें नौकरी मिलेगी ही नहीं और वो अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। बड़ी तादाद में ऐसे लोग जम्मू कश्मीर में हैं जिनकी उम्र 35 साल के ऊपर हैं, 30 साल के ऊपर हैं, 37 साल के ऊपर हैं। वो तमाम लोग परेशान हैं। एक शख्स है जिसको पूरे घर का ख्याल रखना है, वो इस उम्मीद और इस तवक्का में है कि चलिए कम से कम एक ऐसी रिक्रूटमेंट आई है जम्मू कश्मीर में जिस रिक्रूटमेंट में 10वीं और 12वीं वाले एलिजिबल हैं। अब आप सोचिए कि जब उस समय एसएसआरबी ने यह कहा था कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इनएलिजिबल हैं, वो इसलिए कहा था क्योंकि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट इन इम्तिहानों में बैठते तो जरूर हैं, इन इम्तिहानों में चूंकि वो ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, 10वीं और 12वीं पढ़े लिखे बच्चे के कंपैरेटिवली उनके पास नॉलेज ज्यादा है, पेपर उनको आसान लगेगा, वो इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और उसके बाद जब उनकी रिक्रूटमेंट हो जाएगी, थोड़ी देर के बाद एसएसआरबी कुछ और पोस्टें निकालेगी, आप उस रिक्रूटमेंट में शामिल हो जाएंगे, यहां से छोड़कर नौकरी आप वहां चले जाएंगे। नतीजतन ये सारे का सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो जबरदस्त परेशानी का शिकार होता है। जो बच्चे उम्मीद छोड़ चुके होते हैं और अपने घर बैठ गए होते हैं, अचानक फिर उनको इंटीमेशन आती है कि जी आपको भी कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि हमारी रिक्रूटमेंट में जो पहले 20 पायदानों पर थे, 100 पर थे, 150 पर थे, वो लोग जो है एसएसआरबी में फलां जगह सिलेक्ट हो गए और अब हमारे पास पोस्टें खाली हैं। ये बार बार एसएसआरबी को ये परेशानियां लगातार सालों से आती रही हैं कि लोग सिर्फ इसलिए कि नौकरी नहीं मिल रही या जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट नहीं कर रहा, वो छोटे छोटे इम्तिहानात में भी बैठ जाते हैं। नतीजा ये निकलता है उन छोटे छोटे इम्तिहानात में बैठने का कि वो उस इम्तिहान को क्वालिफाई कर लेते हैं और क्वालिफाई करने के बाद वो नौकरी नहीं करना चाहते। तो आप जरा ये सोचिए कितनी बड़ी ज्यादती उन बच्चों के साथ है जो माली हालात की वजह से, अपनी गुर्बत की वजह से या किसी और परेशानी की वजह से 12th से ज्यादा नहीं पढ़ पाए। क्या आपको नहीं लगता कि उनका हक भी है कि उन्हें भी एक सरकारी मुलाजमत मिले जिससे कम से कम वो अपने घर का पालन पोषण कर सके, जिस तरीके से ग्रेजुएटों और पोस्ट ग्रेजुएटों को हक है। अब दूसरी चीज, अगर तो लोग यूं करें कि अगर आपकी क्लास 4th में रिक्रूटमेंट हुई, आप ये कहें कि ठीक है जी अब मेरी नौकरी तो लग गई, मैं यही नौकरी करूंगा, वो भी नहीं है। आप ग्रीनर पॉस्चर्स की तरफ जो है वो नजर टिकाए बैठे होते हैं कि पीएससी लेक्चरर की असामियां निकालेगी, मैं वहां अप्लाई करूंगा, और उसके बाद हम ही जर्नलिस्ट आपकी कहानी जो है वो अलग अलग वेब पोर्टल्स पर चलाते हैं कि देखिए जनाब फलां बच्चा जो है वो फलां दफ्तर में चपरासी लगा हुआ था, अब वो आईएएस अफसर बन गया। जबकि हम ये नहीं देख रहे होते कि चूंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस नहीं है, रिक्रूटमेंट जो है वो गेजेटेड पोस्टों के लिए हो नहीं रही, ये बच्चा जो है वो नॉन गेजेटेड में चपरासी की पोजीशन पर भी आकर काम करता है, हालांकि ये इंटेलिजेंट है, ये ब्रिलियंट है। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने यह तय किया कि एक ऐसी रिक्रूटमेंट की एक्सरसाइज की जाए जिस रिक्रूटमेंट की एक्सरसाइज में हम ये इंश्योर करें कि 10वीं और 12वीं जिन बच्चों ने की है उन बच्चों को इन रिक्रूटमेंट के इम्तिहानात में बैठने का मौका मिले, वो क्लास 4th में रिक्रूट हों और उसके बाद वो मुल्क की भी खिदमत करें, इस जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की भी खिदमत करें और उनको घर चलाने के लिए भी थोड़ी बहुत तनख्वाह जो भी नॉन गेजेटेड पोस्ट पर मिलती है वो मिले। अब ये सब बात आप तक ये पहुंचाने का मकसद सिर्फ ये, मेहरबानी करके आप सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस रखें। आप एसएसआरबी में फोन कॉलें कर रहे हैं, ये फोन कॉल्स को टेप करने का काम, ये बाकी सारे तमाशे करने बंद करें। आप अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, आप मेहनत करें
और आपने अगर इम्तिहान के लिए अप्लाई किया है तो एसएसआरबी आपको खुद बताएगी कि क्या आप एलिजिबल हैं या आप एलिजिबल नहीं हैं, और किसी के फोन कॉल से आप इनएलिजिबल नहीं होंगे जब तक एसएसआरबी बाज़ाबिता तौर पर नोटिस निकालकर बच्चों के नाम नोटिफाई करके नहीं कहती कि ये बच्चे इन कमियों की वजह से इस इम्तिहान में नहीं बैठ सकते, तब तक आप में से कोई भी इनएलिजिबल नहीं है। ये मेरी समझ है उस क्लास 4th रिक्रूटमेंट की, जिस क्लास 4th रिक्रूटमेंट को स्पेशल ड्राइव कहा जा रहा है। मेरी आप लोगों से गुजारिश, आप अपनी मेहनत पे फोकस करें, अपनी पढ़ाई पे फोकस करें, और जैसे मैंने आपको कह दिया कि आपने अप्लाई किया है तो इम्तिहान में बैठने का आपका हक तो पहले ही बन गया है, लेकिन इम्तिहान में आप कब नहीं बैठेंगे वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अगर एसएसआरबी किसी वक्त कोई नोटिस निकालती है जिस नोटिस में वो ये कहती है कि इतने हजार बच्चे जो हैं इनकी क्वालिफिकेशन ये थी, उस क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए चूंकि वो लोग इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं है इसलिए वो इम्तिहान में नहीं बैठ सकते, ये जब एसएसआरबी करेगी तब जाकर आप इनएलिजिबल होंगे। तब तक ये जितनी भी अफवाहें उड़ रही हैं इन पर कान न धरें, आप अपनी मेहनत करें, और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर एक पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे ने, पीएचडी बच्चे ने ये तय किया है कि मुझे चपरासी लगना है तो कौन रोकेगा उसको? एक पीएचडी बच्चे ने ये तय कर लिया कि मुझे क्लास 4th में नौकरी करनी है तो क्यों रोकेगा कोई आपको? कोई भी नहीं रोक सकता। आप कह रहे हैं सबलेट आप कर रहे हैं, आपने अपनी जो डिग्रियां हैं वो आपने छोड़ दी, आपने पीएचडी किया, आपने बहुत कुछ किया, वो आपने इस तवक्का में किया था ना कि आप लेक्चरर लगेंगे, आप प्रोफेसर लगेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर लगेंगे, गजेटेड नौकरी कोई करेंगे। लेकिन चूंकि आप उस नौकरी के इम्तिहान में अगर बैठे भी या मौका ही नहीं मिला, अगर बैठे भी तो क्वालिफाई नहीं हुए, तो अब अगर आप क्लास 4th में मुलाजिम लगना चाहते हैं 12वीं की बुनियाद पर, तो 12वीं तो आपने पहले ही की हुई है, तो 12वीं की बुनियाद पर आपको क्लास 4th की नौकरी सरकार नहीं देगी, इसकी प्रोबेबिलिटी जरा कम है।